नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपीटेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, EMRS, NVS, KVS, BPSC, MPPSC और RPSC और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं म्यूज़िक की कॉम्पिटिटिव, उन सभी की तैयारी सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई सारे आपके पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं इसी चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं और उनका प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिया ताकि सभी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए। इसके अलावा थ्योरी क्लासेस भी हैं मेरी। थ्योरी क्लासेस भी आप देख सकते हैं, सारे म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए सारी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो उनको भी जाके गो थ्रू करिए। उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट उससे जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, यानी 400+ स्टूडेंट उससे जुड़े हुए हैं जो अभी म्यूज़िक एग्ज़ाम जितनी भी हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब आज का जो हमारा वीडियो का मेन मोटिव है, यानी आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो DSSB TGT म्यूज़िक एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 का हमारा आज का वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको जो हमारा 142 से हमारे क्वेश्चन बाकी थे, यानी 141 तक हमने एक पार्ट में कंप्लीट करे थे। हम टोटल म्यूज़िक के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने 41 क्वेश्चन म्यूज़िक के कर लिए थे और अब आज हम 59 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आपके वो कंप्लीट करके इस पूरे पेपर को आज हम कंप्लीट कर देंगे। पेपर के सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स हैं, DSSB, EMRS और UGC नेट, खासकर ये 3 एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में होने वाली है उनके लिए ये बैच लॉन्च किया है और बाकी अदर एग्ज़ामों के लिए भी ये बैच हैगा। तो अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। बस आपको मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ये मेरा नंबर है, तो ये मैंने मेंशन आपको कर ही दिया है। तो यहाँ से आप कांटेक्ट करके मुझसे बात करके और कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकते हैं और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कोर्स में जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। 3 लाइव क्लास होगी हर वीक, एक टेस्ट होगा आपका और जितनी भी लाइव क्लास होगी उनकी रिकॉर्डिंग्स, PDF और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सब आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या इसमें मिलेगा कोर्स में। और जो MPTET स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो मैंने कोर्स निकाला था उसमें ये कोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी भले ही आपके एग्ज़ाम का कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन आप तैयारी जारी रखिए क्योंकि ये मौका आपके पास फिर नहीं आएगा। तो अगर आप अभी से उसकी तैयारी करते हैं, जितना समय आपको मिल रहा है, यानी आप भगवान का शुक्रिया अदा करके उसमें लग जाइए और जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत से आपको फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आप अभी से लग जाइए क्योंकि म्यूज़िक ही आने वाला है। तो ये थ्योरी क्लास ये सारी मेरी जो हैगी ये कोर्स में आपको मिलेगी और ये सब आपको जो मैंने लिखा हुआ है सब मेंशन है बैनर पे, तो ये सब आपको मिलने वाला है मात्र 1250 रुपीज़ में। और इसके अलावा मैंने आपका 1.5 मंथ का कोर्स और एक्सटेंड कर दिया है, यानी आपको उसमें MCQ क्लासेस भी मिलेगी हर वीक की 2 और वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, यानी 1250 में आपको 3 मंथ का कोर्स इसमें मिल रहा है। तो आप MPTET की अगर एक भरपूर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है और आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बस आपको कांटेक्ट नंबर जो मैंने दिया है उस पर कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में भी है और आप वीडियो को शुरू से देखते हैं तो शुरू में आपको बैनर पे भी मिल जाएगा। चलिए अब हम हमारे पेपर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। DSSB TGT म्यूज़िक का पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 हम करने वाले हैं। हमने इसके पहले 141 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, यानी यहाँ तक हमने करा था, राग तोड़ी के वादी संवादी यहाँ तक हमने कंप्लीट करा था इसको। और अब हम 142
क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर आप DSSB म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे सारे DSSB म्यूज़िक के पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप उनको एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है DSSB म्यूज़िक के लिए, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आप अगर लिंक सेपरेट भी चाहते हैं तो सेपरेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सारे पार्ट DSSB के PGT TGT और अभी एक पेपर और मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ DSSB का, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन है म्यूज़िक के। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जिससे आपको सारे पेपर्स सब चीज़ें अवेलेबल आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पेपर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 142 क्वेश्चन से करेंगे और आज हम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय ना गवाते हुए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, तो हम फटाफट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट आंसर पे स्विच करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि गायन की ध्रुपद शैली 15वीं शती में द्वारा खोजी गई। तो किसके द्वारा खोजी गई? राजा मानसिंह तोमर जी के द्वारा 15वीं शताब्दी में। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? तो इनके ग्रंथ का नाम था मान कुतूहल। मान कुतूहल ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और इसका फारसी अनुवाद जो करा था वो किसने करा था? आपके फ़कीरुल्लाह जी ने। किस में करा था? कौन से ग्रंथ में? तो राग दर्पण में इसका फारसी अनुवाद आपको मिल जाएगा। और शौरी मियाँ जो हैं वो आपके टप्पे के कलाकार हैं, मतलब टप्पे के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में तराने को खालिस्तान कहते थे। तो इसके दो आंसर है, एक आप लिख लीजिए स्तोभ अक्षर, यानी प्राचीन काल में उसको तराने के जो गायन होता था उसको स्तोभ अक्षर कहते थे। और में आप लिख लीजिए शुष्क अक्षर, ये मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, शुष्क अक्षर। तो ये आप लिख लीजिए। तो ये आपका आंसर यहाँ पे स्तोभ गान हो जाएगा, क्योंकि स्तोभ गान में ही स्तोभ अक्षर आपके आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल करेक्ट दूंगा, ऑथेंटिक दूंगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ आंसर आपको गलत लग रहे हैं तो आप कमेंट करिए, कुछ आपका प्रमाण दीजिए कि हाँ सर ये इस प्रकार से है, आपने ये गलत बताया, तो मैं बिल्कुल उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे मेरे हिसाब से मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी 100% दे रहा हूँ। मेरा सभी चीज़ें मैं लाता हूँ तो बिल्कुल खोज के और अच्छे से समझ के ही लाता हूँ, गलत बिल्कुल भी मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, यदि एक तराने में मृदंगम के बोल हैं तो इसे चतुरंग कहते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे कहीं दूसरे सोर्स से भी कुछ आंसर पता चलते हैं तो मैं उसको 10 बार चेक करता हूँ कि वाकई में ये सही है कि नहीं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह से पता करने के बाद ही मैं इसको फाइनल करता हूँ कि हाँ ये सही है, इसके बाद ही मैं आपके पास लेकर आता हूँ। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मियाँ मल्हार खालिस्तान रागों का संयोजन है, तो किसका है? आपके कांडरा और मल्हार का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीख रेधा कोमल गमनी आरोहत रेदाहीन संवादीवादी ते खालिस्तान चिन्ह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका भीम पलासी हो जाएगा। अब इसमें कई जगह आपको कई सोर्स अगर आप दूसरे देखेंगे तो उसमें सभी ने बागेश्रू बताया है, लेकिन इसका ये बागेश्रू यानी बागेश्री इसका गलत आंसर है। आप खुद श्लोक को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? तीखे रेधा कोमल गानी, यानी बीच में तो म जो वो लगाते हैं इसको आप हटाइए, वो सिर्फ श्लोक को बताने के लिए वो लगा रहे हैं ये। तो कोमल गानी आरोहत रेदाहीन मतलब रेधा नहीं है, और बागेश्री में तो आरोह में रेधा मतलब धा तो लगता ही है। रे भले ही हम बोल सकते हैं कि आरोह में नहीं लगता है, जाते समय सागा मदा चलता है, लेकिन धा तो लगता ही है आपका, और इसमें हीन बता रहे हैं वो। तो यहाँ पे बागेश्री कतई नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे भीम पलासी होगा। और इसको मैंने 2 से 3 बार चेक करने के बाद ही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि अगर मुझसे भी कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही हो तो आपका गलत ना हो, आने वाली एग्ज़ामों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो राग चंद्रिका सार है,
राग चंद्रिका सार ग्रंथ जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके अप्पा तुलसी जी का है और भातखंडे जी ने भी लिखा है। तो ये राग चंद्रिका सार के श्लोक इसमें काफ़ी पूछे गए पेपर में, तो हो सकता है आने वाली एग्ज़ामों में आपके श्लोक देकर सीधे आपसे राग पूछ ले जाए, तो इसकी भी आप तैयारी रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। राग यमन का गायन समय है, और जो आपको मैं बैचेस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें आपको ये सब मैं देने वाला हूँ, यानी किसी भी चीज़ से आपको वंचित नहीं रखूँगा मैं। आपको सब ऐसा मटेरियल मिलेगा कि आप आराम से सिलेक्शन पा सकें। राग यमन का गायन समय क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, रात्रि का प्रथम प्रहर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित चारों में से कौन सा सम प्राकृतिक राग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देशकार, बाकी सारे कल्याण के हैं। नाद को धीमे या तेज सुने जाने के लिए बदले जाने की संकल्पना खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पीच कहलाती है। प्राचीन लेखकों के अनुसार ब्राह्मी श्रुतियों में रे का स्थान है। तो आपको पता है सभी को कि प्राचीन विद्वानों ने श्रुतियों को अंतिम श्रुति पर स्थापित करा है। तो सा की होती है 4 श्रुति, यानी सा बैठा है चौथी श्रुति पर, और रे की होती है 3 श्रुति। तो चौथी श्रुति से जब आप 3 श्रुति चलेंगे तो अंतिम श्रुति पर आपको रे यानी 7वीं श्रुति पर आपको रे प्राप्त हो जाएगा। पंडित श्रीनिवास के अनुसार तार सप्तक सा खालिस्तान इंच पर रखा जाता है। तो ये कौन से इंच पर रखा जाता है? 18 इंच पर। 36 इंच के तार को लेकर इन्होंने स्वरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लेखकों के अनुसार प्राचीन शुद्ध सप्तक आधुनिक खालिस्तान थाट के समान है। तो किसके समान है? काफ़ी, यानी जो हमारा आज का आधुनिक सप्तक बिलावल है वो प्राचीन में नहीं हुआ करता था। प्राचीन में जो हमारा आज का काफ़ी है उसको प्राचीन में शुद्ध सप्तक माना जाता था। और यही कारण है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसीज होती है उसमें ग और नी की फ्रीक्वेंसी में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। सभी ने एक सरी की फ्रीक्वेंसी, जैसे भातखंडे जी ने भी 240 मानी है, श्रीनिवास जी ने भी 240 मानी है, और पाश्चात्य में भी 240 मानी है किस स्वर की? सा की। लेकिन अगर हम दूसरे स्वरों की बात करें तो 2 एक ऐसे स्वर आते हैं जिसमें अलग अलग हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, वो है ग और नी। तो उसका मेन कारण और मुख्य कारण यही है कि प्राचीन ग्रंथकारों ने काफ़ी को अपना शुद्ध सप्तक माना था। चलिए आगे चलते हैं। जाति गायन में एक मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या कहलाता है? तो सभी को पता है इसका आंसर ग्रह कहलाएगा। आरंभिक स्वर को हम ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, षडज ग्राम में श्रुतियों का क्रम है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये, काफ़ी अभी जितने भी पेपर में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसमें काफ़ी ये क्वेश्चन देखने को हमको मिल रहा है। या तो मध्यम ग्राम का देखने को मिल रहा है या तो षडज ग्राम का। एमपी सेट के पेपर में शायद मध्यम ग्राम का था या षडज ग्राम का, दोनों में से एक आपका था। तो ये आपका ये हो जाएगा 4-3-2, 4-4-3-2, यह आपका श्रुतिगम यानी सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, षडज ग्राम में शुद्ध स्वरों हेतु मूर्छना की कुल संख्या। तो हर ग्राम में मूर्छना कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। अगर यहाँ पे पूछते कुल मूर्छनाएं कितनी है तीनों ग्राम से, तो 21 मूर्छनाएं वहाँ से बनेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कर्नाटक संगीत का शुद्ध सप्तक हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में क्या कहलाएगा? तो यह आपका हो जाएगा बिलावल। पंच जाति भेद के अनुसार मिश्र जाति में लघु में कितनी मात्राएं होंगी? तो मिश्र जाति की बात हो रही है। जनरली लघु में कितनी मात्रा होती है? 4 होती है। लेकिन अगर मिश्र जाति की बात करें तो खंड होता है आपका 5 मात्रा का और मिश्र होता है आपका 7 मात्रा का। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। क्योंकि जब हम सप्त तालों से 35 तालें बनाते हैं तो 35 तालों में हमारी जातियों के हिसाब से तालों की संख्या चेंज होती है। और लघु जो अंग हम ताल में यूज़ करते हैं ताल को बनाने के लिए, तो उसमें हम अलग अलग जातियों का उपयोग करके 35 तालें बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम मिश्र जाति में लघु को चेंज करेंगे तो वो 7 मात्रा का होगा। अगर आपने सप्तसोलादी ताल का मेरा एक वीडियो है, अगर वो नहीं देखा है तो उसको जाके भी देखिए आप। थोड़ा पुराना वीडियो है लेकिन उसमें आपको अच्छे से वर्णन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्यालय में यदि 16 शब्द 16 सेकंड में गाए जाते हैं, यानी एक स्वर एक मात्रा पे बोल रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। एक स्वर एक समय में आ रहा है तो 16 शब्द 4 सेकंड में गाए जाएंगे तो उस लय को क्या कहेंगे? तो उसको बिल्कुल चौगुन कहेंगे। 16/4 हो जाएगा तो ये आपका 4 आ जाएगा। यानी 4 सेकंड में आपके 16 शब्द आ रहे हैं
तो बिल्कुल चौगुन होगा वो। एक सप्तक में विकृत स्वर की कुल संख्या, तो विकृत स्वर की कितनी होती है? 5, बी वाला लगाइएगा। अगर ये पूछते हैं कि शुद्ध स्वरों की कितनी होती है तो 7, और कुल स्वरों की पूछते तो 12। इस प्रकार से ये पूरा विकृत के भी 2 रूप है, एक तीव्र और एक कोमल। कोमल के कितने स्वर हैं तो 4 अलग से पूछा जाए, कोमल के कितने स्वर है या तीव्र के कितने हैं तो तीव्र का 1, कोमल के 4। इस प्रकार से बेसिक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक समय माप बार में 4 लय लिखी हुई है तो इसे स्टाप सरगम प्रणाली के अनुसार क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे क्वाड्रपल टाइम। अगर 2 होती तो ड्यूपल और 3 होती तो ट्रिपल। ये आपका बनता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि स्टाप सरगम प्रणाली में ये जो आपका चिन्ह दे रखा है इस प्रकार का, तो ये आपका कौन सा आएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1/8 मात्रा का। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं क्वेर। इसको हम कहते हैं क्वेर, याद रखिएगा आप, ये थोड़ा सा अलग था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। स्टाप सरगम के अनुसार यदि हम सा से पहले डबल फ्लैट लगाते हैं तो बजाया जाने वाला स्वर होगा, तो कौन सा होगा? ये आपका कोमल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जब आपका सा है तो डबल फ्लैट का मतलब होता है ये जो आपका ये फ्लैट का चिन्ह होता है। डबल फ्लैट अगर सिंगल फ्लैट होता तो एक आधा सेमीटोन यानी हाफ टोन, हम अर्ध स्वर हिंदी में कहें तो अर्ध स्वर नीचे करते, तो वो होता शुद्ध नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डबल फ्लैट बोला है तो वो फिर कौन सा हो जाएगा? कोमल नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी को मैं शार्प कर दूँ तो आपका, अगर सा का वो बोलते हैं कि सा से शार्प नोट डबल करिए तो फिर आपका शुद्ध रे इसमें करेक्ट आंसर हो जाता, और एक शार्प बोलते हैं तो कोमल रे होता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर स्वर को, यानी इसमें करेक्ट आंसर आपका कोमल नहीं, अगर स्वर को अपनी मूल स्थिति से या तो उच्च या निम्न स्थानांतरित किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? विकृत स्वर हो जाएगा वो। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। किराना घराने के प्रणेता कौन है? तो आपके अब्दुल करीम खां। बंदे अली खां आपके इंदौर घराने के प्रवर्तक हैं, सितार के। इंदौर घराने के प्रवर्तक हैं सितार के, याद रखिएगा, सितार के हैं। गायन में तो हमारे उस्ताद आमिर खां साहब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंडित श्रीनिवास जी के अनुसार वीणा के तार पर प जो है वो कौन से इंच पर रखा गया है? तो वो आपके 24 इंच पर रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम 166 प्रश्न पे। यदि एक प्रस्तोता राग भीम पलासी और धानी की प्रस्तुति दे रहा है तो और फिर वह एक भिन्न थाट से राग मुल्तानी पर चला जाता है तो राग मुल्तानी खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? राग मुल्तानी आपका तिरोभाव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम किसी राग को गा रहे हैं और उसके बाद हम मूल राग से हटके किसी दूसरे राग की छाया दिखाते हैं या दूसरे राग में जाते हैं तो वो आपका तिरोभाव हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये बोलते किसी राग को आप गाते समय, जैसे अगर हम राग मुल्तानी ही गा रहे होते और उसमें किसी दूसरे थाट का प्रवेश होता तो फिर वो आपका परमेल प्रवेशक होता। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कर्नाटक संगीत में रागम, तानम, पल्लवी हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है ध्रुपद। नेक्स्ट आपका आता है कर्नाटक संगीत में प्लुत का चिन्ह क्या है? तो प्लुत का चिन्ह आपका 3 जो ये ऐसा बना है आपका, ये प्लुत का चिन्ह। ये जो आपका है ये गुरु का है, ये गुरु का है आपका, ये आपका है लघु का, ये सब ताल के अंग हैं आपके, और ये आपका है द्रुत का, द्रुत। और अनुद्रुत का आपका ऐसा है, ये अनुद्रुत का है, अनुद्रुत, ये अनुद्रुत का है आपका। और आपका काकपत का ये 2 चिन्ह है, यानी आप ये दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। प्लस भी होता है और ऐसा क्रॉस भी होता है, यानी ये प्लस भी और ये क्रॉस भी। ये आपका है काकपत का चिन्ह है, काकपत।
टोटल आपके 6 अंग होते हैं, तो 6 अंगों के 6 के चिन्ह मैंने आपको बता दिए हैं। मात्रा की बात करें तो अनुद्रुत 1 मात्रा का होता है, द्रुत आपका होता है 2 मात्रा का, लघु होता है आपका 4 मात्रा का, गुरु आपका होता है 8 मात्रा का, और आपका प्लूत होता है 12 मात्रा का, और काकपद होता है 16 मात्रा का। सभी की मात्राएं भी मैंने क्लियर कर दी। चलिए अब क्वेश्चन है पद निशा गम प धद प म प गम रेसा। अब ये जो तान होगी ये आपकी मिश्र हो जाएगी, यानी थोड़ी सीधी भी जा रही है, थोड़ा पलटा तान भी इसमें है, पलट तान, और वक्र भी कहीं कहीं हमको देखने को मिल रहा है, तो ये आपकी कहलाएगी मिश्र तान। जयपुर घराने की नींव किसने रखी है, तो ये यहाँ पे सारे ही आंसर आपके गलत हैं। ये क्वेश्चन गया होगा क्लेम में, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलादिया खां, क्योंकि आपका सादारंग अदारंग जी आपके ख्याल के प्रचारक माने जाते हैं। सादारंग जी का पूरा नाम है नियामत खां, अदारंग जी का नाम है आपके फिरोज खां, और मन रंग जो है वो है भूपत खां, और आशिक अली आपके सितार से संबंधित है। चलिए नाना पानसे की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी इंदौर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। म ग, यहाँ पे ग कोमल है, म कोमल ध, नी कोमल ध, म ग सा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि निशुद्ध आपका, तो ये आपका हो जाता चंद्रकोंस। अगर यहाँ पे नी कोमल होता तो ये होता मालकोंस, और आयोग ने आपका मालकोंस माना है क्योंकि उसके आसपास अब मालकोंस ही दिख रहा है, क्योंकि बाकी कोई सा आपका यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बाकी वो भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर चंद्रकोंस ही होगा, क्योंकि शुद्ध नी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आयोग ने माना है तो अभी हम इसको मालकोंस लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राग जौनपुरी के वादी संवादी हैं, तो क्या है, ध और ग। ताल जपता ताल एक ताल में ताली और खाली की कुल संख्या तो कितनी है, ताली है एक ताल में 4 और खाली है आपकी 2। धाधा दिनता किट तक तित कत गदिगन, यह आपका हो जाएगा सूल ताल, 10 मात्रा का ताल होता है। ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न थे। खालिस्तान एक सरगम परंपरा है जो पश्चिमी संगीत सरगम उन लयों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो प्रत्येक समय माप में है और जिसे स्वर मान को एक लय दी जाती है, तो क्या होता है वो, टाइम सिग्नेचर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राग मारूबियाग खालिस्तान थाट में आता है, कल्याण थाट में। इसका जो आंसर की था उसमें काफ़ी क्वेश्चन ये राग वाले उन्होंने गलत कर रखे हैं, मैंने उसको करेक्ट करके आपको बिल्कुल करेक्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं, एक भी इसमें आपको गलत नहीं मिलेगा राग वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राग मधुवंती की जाती है, तो क्या है, ओढ़व संपूर्ण, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। रेम रेसा नी प म प नी ध नी सा, तो ये हो जाएगा आपका मियाँ मल्हार। आरो अवरोही में पंचम सुर को छोड़ी और ध रे वादी संवादी ते कहत, तो ये आपका हो जाएगा गुजरी तोड़ी। नेक्स्ट आपका है राग पुरिया धनाश्री का गायन समय है, तो पुरिया धनाश्री का गायन समय आपका हो जाएगा दिन का चतुर्थ प्रहर, और ये आपका संधि प्रकाश रागों में आता है, संधि प्रकाश। ऐसे प्रश्न आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। अब इसमें आ रहा है ध और म तीव्र, ग कोमल रे, ग म ग रे ग, तो ये आपका सीधा सा यहाँ पे हमारे को आंसर देखने को मिल रहा है मारवा। कल्याण में सिर्फ तीव्र म लगेगा, काफ़ी में कोमल ग, तो कोमल ग तो यहाँ पे है नहीं, कोमल ग कोमल नहीं, बिलावल के में सब शुद्ध लगते हैं, तो यहाँ पे आपका सीधा आंसर आपका मारवा हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में नीचे दिए गए बोल किस जाति से आते हैं, तो ये आपके आते हैं संकीर्ण जाति से। नेक्स्ट चलते हैं। द्वे मध्यम तीखे सभी उत्तरे वक्र ग होई पर री वादी संवादी जहाँ खाली स्थान कहो सोई, तो ये आपका हो जाएगा कामोद। देखिए इसमें कुछ हद तक आपका छायानट भी हो सकता था क्योंकि सेम है सब कुछ, लेकिन इसमें वक्र बोला है, तो वक्र में आपका गमर ऐसा ये ज़्यादा आपका इसमें कामोद में उल्टा होके आता है, यानी प से रे संगति लेके फिर आता है, और छायानट में रेगा मा प चलता है यानी सीधा सीधा चलता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कामोद हो जाएगा। और आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, वैसे मैं कंफर्म हूँ कि इसमें कामोद ही आएगा। नेक्स्ट आपका है रेगा रेसा निध परे, तो यह आपका सीधा सा हो जाएगा जय जयवंती।
सर्वथा भिन्न को छाटिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वितत वाद्य, क्योंकि ये सब वाद्यों के प्रकार हैं, यानी घन वाद्य, अवनत वाद्य, सुषिर वाद्य। और वितत वाद्य आपका तत्वाद्य जो आपके होते हैं उसमें दो होते हैं, मतलब उप विभाग आप बोल सकते हैं, या फिर इनको हम कह सकते हैं कि उप प्रकार हम कह सकते हैं, उपभेद बोल सकते हैं। जैसे 4 भेद हैं आपके वाद्य के, तत्, सुषिर, घन और अवनद। तो जो उपभेद है उसमें वितत आता है आपका, तो ये आपका अलग हो जाएगा, तो ये इसमें अलग हो जाएगा। इसमें भिन्न को छाटिए, तो इसमें आपका मंजीरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे आपके घन वाद्य हैं, सॉरी बाकी सारे आपके अवनद वाद्य हैं, और मंजीरा एकमात्र आपका घन वाद्य है, तो ये आपका हो जाएगा अलग सबसे। किशन महाराज तबले के खालिस्तान घराने से आते हैं, तो कौन से घराने से आते हैं, बनारस घराने से। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है, तानपुरा बंद हो गया, 1 मिनट, तानपुरा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा घराने से संबंधित है, तो कौन से घराने से संबंधित है, पंजाब बाज से संबंधित है। बाज लिख दिया इन्होंने, ठीक है, बाज भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट, करान तान यह बोल है। अब इसमें देखिए, इसमें जो आयोग ने माना है वो माना है दाहिने हाथ के बोल। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं, मेरे जो गुरुजी हैं उनसे भी मैंने इस बारे में थोड़ा पूछा था, तो उन्होंने ये बताया है, हालांकि मैं गायन विद्या से हूँ, लेकिन इसके बारे में ये बताया है कि हर घराने में जो तबले के घराने होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से बोलों को बजाया जाता है। कहीं कहीं दोनों हाथों का प्रयोग भी किया जाता है एक ही बोल को बजाने के लिए, और कहीं कहीं एक ही बोल के उस पर बजाया, मतलब एक ही हाथ से बजा दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है पेपर बनाने के वाले के ऊपर कि वो किस घराने से पूछना चाह रहा है। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि दोनों हाथों के सम्मिलित, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने दोनों हाथ के सम्मिलित बताया था, और मैंने उनको जब इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो आंसर की में वो बताया, तो उन्होंने यही कहा कि आपके दोनों तरीके से हो सकता है, ये घराने पे डिपेंड करता है। तो इसका भी हम करेक्ट आंसर कुछ कह ही नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें जो आयोग ने माना है वो आपका है दाहिने हाथ के बोल। और आपको अगर कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए और मेरे नॉलेज को भी अपडेट करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पखावज को तान देते समय गीला मान स्वर पिच को क्या करना चाहिए, बढ़ाने हेतु हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ताल के 10 प्राण में उल्लेखित ग्रहों में से एक नहीं है। तो ग्रह आपके होते हैं सम, विषम, अतीत, तो आपका ये तीत यहाँ पे नहीं है। सम, विषम, अतीत और अनागत होता है एक आपका। 4 ग्रह जो बताए गए उसमें आपके नहीं है। और भरत जी ने जो आपके ग्रह को संज्ञा दी है वो दी है पानी। अभी अभी ग्रह के बारे में मेरे को काफ़ी याद आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सितार के तार मिजराब का प्रयोग करके तोड़े जाते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह आपकी हो जाती है जब्र। नेक्स्ट आपका है, इन चारों में से कौन सा तबला बजाने में 10 बोलों में से एक नहीं है आपका। तो देखिए यहाँ पे जो है ये मुझे एक थोड़ा सा मैंने दूसरा एक पेपर देखा था तो उसमें आपका न लिखा हुआ था। अगर इस हिसाब से, इस पेपर के हिसाब से देखें तो ये म इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि म आपका तबले में कहीं भी बोल नहीं होता है और उसमें ड़ दे रखा था। तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा है, लेकिन इसमें आपका मेरे हिसाब से, इस पेपर के हिसाब से आप देखेंगे जो दिया है तो उसमें म ही आएगा। 2 पेपर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे बुक्स में कई पेपर मिलते हैं तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि ये तो आपका खुद ऑफिशियल पेपर ही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ DSSB का। भले ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आपका ऑफिशियल पेपर है DSSB का, यानी कहीं बुक में से कहीं से नहीं है। लेकिन चलिए, तो हम हमारे लास्ट पे चल रहे हैं, यानी हमारा आखिरी के क्वेश्चन चल रहे हैं। कहाँ पे पहुँच गए थे हम? आपका ये हो गया था अब 195 पे। सितार बजाते समय यदि 2 स्वर एक दूसरे के बाद बजाए जा रहे हैं,
यदि दो स्वर एक दूसरे के बाद बजाए जा रहे हैं, जहां पहला स्वर मिजराब का प्रयोग करके दूसरा उंगलियों का प्रयोग करके बजाया जाता है, तो इसे खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? जमजमा। अब ये यहाँ पे इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक करी है, झमझम कुछ नहीं होता है, जमजमा यहाँ पे हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट उस समय क्रंतन लगा के आ गए होंगे, क्योंकि झमझम तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये हुआ होगा वहाँ पे। गज जिसमें सितार के बोल विलंबित लय में, यानी इसका करेक्ट आंसर जमजमा ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, गज जिसमें सितार के बोल विलंबित लय में होते हैं, तो कौन सी होती है? मस्जिद खानी गत। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। 5 मात्रा का इसका मुखड़ा होता है, 12वीं मात्रा से शुरुआत होती है और त्रिताल में इसको बजाया जाता है। मस्जिद खां इसके आविष्कारक हैं और उनके पुत्र गुलाम रज़ा ने ही रजा खानी गत का आविष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इन्होंने देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको बाक कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जब इसको पढ़ रहे होंगे, इन्होंने लिख दिया बेग का जन्म खालिस्तान में हुआ, जबकि ये है बाक, जो आपके पाश्चात्य दर्शनाकार्य हैं, यानी आपके संगीतकार हैं पाश्चात्य के। तो इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1685 में। नेक्स्ट चलते हैं, ओपेरा द म्यूज़िक फ्लूट के रचनाकार हैं, तो ये कौन है? आपके मोजार्ट। और यहाँ पे आपका हो जाएगा खालिस्तान बोन जर्मनी में जन्मे, तो कौन जन्मा बोन जर्मनी में? बिथोवन जी ने ही आपकी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का आइडिया लाए थे। सिम्फनी, इंग्लिश में इसको लिखते हैं सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का आइडिया लाए थे। और बिथोवन की मृत्यु कब हुई थी? तो बिथोवन की मृत्यु हुई थी 26 मार्च 1827 में, यानी सी वाला इसका करेक्ट आंसर, और यहाँ पे भी सी वाला। तो यह आपका पेपर सॉल्यूशन था पूरा, जो हमने टीजीटी का भी आज पूरा इसको कंप्लीट कर दिया है। अभी 2 दिन थोड़ा मैं बिज़ी था, नहीं तो सलंग ही आपका पेपर में लेकर आ जाता। तो यह आपका पूरा DSSB का पूरा मैंने पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है। अभी तक हमने तकरीबन 200 क्वेश्चन म्यूज़िक के हम DSSB के पेपर्स के कर चुके हैं, यानी उसमें PGT म्यूज़िक के भी हो गए, आपके 3 पार्ट में कंप्लीट करे थे, और TGT म्यूज़िक के मैंने 2 पार्ट में ही आपके कंप्लीट कर दिए, यानी एक पार्ट में आपके 141 क्वेश्चन, यानी 41 क्वेश्चन म्यूज़िक के, और आपका दूसरे पार्ट में आपके 59 प्रश्न, यानी 100 प्रश्न हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये पूरी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी टीजीटी के ही नोटिफिकेशन आया है, पीजीटी का नहीं आया है, तो आप पीजीटी का पेपर भी सॉल्व करिए, क्योंकि DSSB का जब ये पहले पेपर हुआ था तो ये काफ़ी साल पहले हुआ था, जब के लेवल में और आज के लेवल में काफ़ी अंतर है। तो पीजीटी के प्रश्न भी आपके ज़रूर आ सकते हैं, और ऑप्शन पे जैसे मैं ऑप्शन से आपके क्वेश्चन करवाता हूँ, तो उनको ज़रूर करिए आप, ताकि आपके आने वाले पेपर के लिए आपकी हेल्प हो सके। तो इसमें आपको इस प्लेलिस्ट में सभी टीजीटी पीजीटी के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और अभी मैं आपका एक पेपर पीजीटी का टायर 2 का भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। उस टायर 2 के क्वेश्चन में, यानी उस टायर 2 के पेपर में, वो पेपर मेरे पास पड़ा है, और उसमें आपके तकरीबन 200 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के, यानी उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। बस आपको यही करना है कि आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, क्लासेस अच्छी लगती हो, काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि, और दिल से आवाज़ आए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं, जो काफ़ी स्टूडेंट मुझसे प्रश्न कर रहे हैं उस बारे में, तो उसका भी आपको मैं उस पर इन्फॉर्म करूँगा। और बाकी मैंने आपको मेरे सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है, बैचेस, क्लासेस, बैचेस अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सब आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। और सारे पेपर्स को सॉल्व करिए। MP सेट का पेपर जो है उसको भी सॉल्व करिए। जो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था उसको काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा है और उसको सराहा भी है। MP सेट के और नेट का पेपर भी आपका काफ़ी। अब मैं DSSB का एक पेपर सॉल्यूशन ये टायर 2 करवाने के बाद UGC नेट वाले जो स्टूडेंट है, क्योंकि उनकी भी एग्ज़ाम अब आ चुकी है, दिसंबर में उनकी एग्ज़ाम होने वाली है, 22 दिसंबर के पहले और आपके 8 दिसंबर या समथिंग 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का पूरा जो आपका ये रहता है टर्म रहती है, यानी
उस टाइम तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी सभी विषयों की यूजीसी नेट के। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी अब मैं बहुत जल्द सारे यूजीसी नेट के पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपके, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप एक भी पेपर को ना छोड़ें, चाहे आप किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर पेपर किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम में काम आपके आ सकता है, बस आपको मेहनत करते रहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो और आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसा कुछ क्वेरी लगती है तो आप अपडेट ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके, ताकि मैं भी अपना नॉलेज को अपडेट करूँ। और अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगें और वीडियोस अच्छे लगें और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।